हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट स्टडी आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हम 1 मई 2020 न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। इसमें द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। Want to get an Academy Plus subscription? Use discount code STUDYIS for extra discount on Plus platform. Join us for any query regarding preparation and an Academy Plus subscription. आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल, उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ईमेल, इन सभी पर फॉलो कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 मई 2020 न्यूज़। तो फर्स्ट आज हमारी न्यूज़ रहेगी कोर सेक्टर आईआईपी द हिंदू के पेज नंबर फर्स्ट। ये जो नया मेथड है, इस मेथड के द्वारा हम उन न्यूज़ को कवर करेंगे एक रिटर्न फॉर्म में, ताकि हम नोट्स कैसे बना सके। क्योंकि अगर एक महीने बाद जब हम देखते हैं कि प्रीवियस मंथ में कौन सी न्यूज़ थी, हमको पता नहीं रहता है, हम लिंक नहीं कर पाते हैं। जबकि हमारे पास अगर नोट्स बने हुए रहे तो हम न्यूज़ को लिंक कर सकते हैं। मेंस हो या फिर मेंस के एग्ज़ाम में कोई भी जीएस का पेपर हो, एथिक्स के पेपर हो, उन सभी में हम रिकॉल जब करते हैं मेंस एग्ज़ाम देते समय, तो हमारे पास टाइमिंग उतना ज़्यादा नहीं रहता कि हम उन चीज़ों को रिकॉल कर सकें, पॉइंट्स लिख सकें। अगर हमारी हैबिट पहले से ही नोट्स मेकिंग की रहे इम्पोर्टेंट, तो वहाँ पर रिकॉल करने में ज़्यादा हमको टाइम नहीं लगता है, और ये सभी चीज़ें हमको एग्ज़ाम में कहीं एक बेनिफिट देती है। तो फर्स्ट आज हमारा रहेगा कोर सेक्टर आईआईपी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड है हमारा प्लाज्मा थेरेपी द हिंदू के पेज नंबर 6 से। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे, पेटेंट पूल आईपीआर द हिंदू के पेज नंबर 6। फोर्थ नंबर का जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन द हिंदू के पेज नंबर 8। एनबीएफसी म्यूचुअल फंड द हिंदू के पेज नंबर 15। ये सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे हम। अब हम एक बार देखते हैं कि हमने आज का न्यूज़ कहाँ कहाँ से लिया है। तो फर्स्ट जो न्यूज़ हमारे काम की ये है, मार्च कोर सेक्टर आउटपुट स्लम्स 6.5 मींस प्रीवियस ईयर से इस बार का जो मार्च का कोर सेक्टर का आउटपुट है वो 6.5 कम हुआ है। इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एडिटोरियल्स की अगर बात करें तो रिलीजन एंड फ्रीडम, यहाँ पर यूएस की एक रिपोर्ट थी। यूएसए की रिपोर्ट केवल उतना सा याद रखना है कि यूएसए के रिपोर्ट के आधार पर हम सब बातें नहीं कर सकते। हमारे इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिनके आधार पर हम ये नहीं आंक सकते कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम कम हो रही है या रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, उसका आदर नहीं किया जा रहा। तो ये सब गलत बातें हैं। किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के आधार पर या किसी पर्टिकुलर देश की किसी पर्टिकुलर एजेंसी के आधार पर इंडिया की रिलीजियस फ्रीडम को अगर आप आंकने लगे तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में उसका गलत इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर। तो हमेशा हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट क्या फॉलो कर रही है, अगर हम गवर्नमेंट का पार्ट बनने जा रहे हैं तो हमको हमेशा गवर्नमेंट की जो बातें हैं उनको फॉलो करना चाहिए, न कि दूसरे इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलर देश के क्या बोल रहे हैं। इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। द मेकिंग ऑफ मॉडर्न पब्लिक इंटेलेक्चुअल, यहाँ पर बात की जा रही है कि मॉडर्न पब्लिक को कैसे इंटेलेक्चुअल किया जाए। तो मॉडर्न पब्लिक को सबसे पहले खाने की आप वस्तुएं दो, मल्टीपल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एजुकेशन, हेल्थ, वो सभी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न पब्लिकल इंटेलेक्चुअल ये बनाने से पहले कई जो बेसिक नीड्स है उनको कंप्लीट किया जाना चाहिए इंडिया में। इन्होंने जस्ट अपने व्यूज लिखे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल, नहीं पढ़ने की जरूरत है। नीड ए पेंडेमिक पेटेंट पूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। ये अमेरिका की राजनीति से संबंधित है, इसका डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं है। शुड गवर्नमेंट इंटरवेन इन प्लेटफॉर्म पब्लिशर रिलेशनशिप, कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर व्हाट्सअप है, फेसबुक है या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म अगर किसी पर्टिकुलर न्यूज़ को या पब्लिश करता है, उनका कोई रिलेशनशिप है, अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या उसमें इंटरवेन करनी चाहिए या नहीं। तो इन्होंने अपने पर्सनल व्यूज रखे हैं, तो ये सभी आप पढ़ सकते हो अगर चाहो तो। बाकी लिखने का जैसा ऐसा कुछ इसमें न्यूज़ में नहीं था। यहां पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्लाज्मा थेरेपी इज नो सिल्वर बुलेट, इसके बारे में हम देखेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है कंप्लीटली। अगेन यहां पर जो इंपॉर्टेंट है,
हमारे लिए जीआई टैग टू मणिपुर ब्लैक राइस एंड गोरखपुर टेराकोटा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 2018 में यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर एक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हिजबुल्ला, हिजबुल्ला का आप याद रखना, हिजबुल्ला लेबनान से संबंधित है। सिया इसका ग्रुप है जो हमेशा इजराइल पर अटैक करता रहता है, इजराइल को परेशान करता रहता है, इसीलिए हिजबुल्ला अमेरिका के लिए भी सिर दर्द है, साथ में ही इजराइल के लिए भी सिर दर्द है। और ये हमेशा देखना कि लेबनान कहाँ है, इजराइल के नॉर्थ साइड में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो हम इकोनॉमी का टॉपिक लेंगे वो है एनबीएफसी। एनबीएफसी एंड म्यूचुअल फंड, दोनों में ही इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, लिक्विडिटी क्राइसिस चल रही थी, तो आरबीआई ने दोनों के लिए कई तरह के नॉर्म्स चेंज किए हैं लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। तो इनके बारे में देखेंगे कि एनबीएफसी क्या है एंड म्यूचुअल फंड क्या है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर फर्स्ट। टॉपिक नंबर फर्स्ट आज हमारा कोर सेक्टर आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक। हमारे देश में जो औद्योगिक उत्पादन है उसको नापने के लिए एक सूचकांक निकाला जाता है मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री निकालती है क्या, 3 आधारों पर 3 क्षेत्र बांट दिए उसने, एक माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग। इन तीनों क्षेत्रों में बाद में जाकर इनमें से 8 कोर इंडस्ट्रीज शामिल की जाती है और इस कोर इंडस्ट्री का एक अलग से इंडेक्स निकाला जाता है, जो पूरा जो टोटल इंडेक्स है आईआईपी उसमें 40.27% अभी इसका क्या है पार्ट। अगर हम 8 कोर इंडस्ट्री देखें पूरे इंडिया में तो वो है सीमेंट, कोल मीन्स कोयला, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी 8 क्षेत्र हैं जो कोर ऑफ द कोर या 8 कोर इंडस्ट्री मानी जाती है, जिनका आईआईपी में कितना पार्ट है 40.27%। अगर हम इन 8 इंडस्ट्रीज में देखें तो इनमें सबसे फर्स्ट पर है 28.04%, मीन्स 40 में 28.4% इसका पार्ट है। अगर 40 को हम 100% माने तो सेकंड जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड पर स्टील। ये यूपीएससी 2015 में एंड 2012 दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन जो आया है उसको भी देखेंगे। अब यहाँ पर कहा गया है कि मार्च 2019 एंड मार्च 2020 इस महीने में जो डिफरेंस है वो 6.5 का है। मार्च 2020 कोरोना वायरस के कारण 6.5% जो है वो गिर गया है कोर ऑफ कोर इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो। सेकंड है प्लाज्मा थेरेपी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो इसके बारे में हम देखते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी में सबसे फर्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है, उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, क्या प्लाज्मा थेरेपी क्योर कर सकती है कोविड-19 को, और कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस रखने हैं हमको जो जरूरी है। अब प्लाज्मा पहले हमको पता करना है कि प्लाज्मा क्या है, उसके बाद हम पता करेंगे कि डिस्कशन करेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। प्लाज्मा ब्लड का पार्ट है, मीन्स ब्लड में हमारे 2 पार्ट रहते हैं, एक होता है प्लाज्मा तरल भाग, सेकंड होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% पार्ट बनाता है हमारे ब्लड का, जिसमें 93% वाटर, 6% प्रोटीन एंड 1% हार्मोन, विटामिन, एंजाइम एंड एंटीबॉडी। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा लगभग ब्लड का 55% रहता है, उसमें से एंटीबॉडी प्लाज्मा का पार्ट है, इतना हमको याद रखना है। 45% जो अनदर पार्ट रहता है उसमें आरबीसी जो O2 CO2 को ले जाने का काम करती है शरीर में, WBC जो प्रतिरक्षा रेजिस्टेंस एंड प्लेटलेट्स ये रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। अब जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू एंड डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ए है, स्वस्थ व्यक्ति, उसमें एक वायरस एंटर कर जाता है और उसको इन्फेक्ट करता है वायरस से संक्रमित व्यक्ति ए। अब यहाँ जब वायरस से संक्रमित होता है तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी की जो शेप होती है वाई शेप रहती है, इसलिए आप इसको यूज कर सकते हो। जब भी एग्जाम में आप करो डायग्राम बनाओ तो वाई शेप अगर लिखो, और कोई डॉक्टर अगर चेक कर रहा हो आपकी कॉपी, कोई साइंटिस्ट अगर चेक कर रहा हो या कोई प्रोफेसर जो अच्छे से बारे में जानता है इनके, तो वाई जब बनाओगे तो उसका ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ना कि हम डायरेक्टली इस टाइप से कर दें डैश डैश। तो यही कुछ चीज़ें रहती है जो यूपीएससी में आपके इंटेलेक्चुअल को दर्शाती हैं। तो हमेशा कोई भी अपॉर्चुनिटी रहे उसको छोड़ना नहीं है। सेकंड, ऐसा डायग्राम बनाकर आप पूरा समझा सकते हैं प्लाज्मा थेरेपी को। एक जनरली कोई लिखेगा, आप डायग्राम के थ्रू समझाओगे तो इसका अलग इंपैक्ट पड़ेगा।
मेडिसिन उस व्यक्ति को दी गई तो मेडिसिन से उसकी बीमारी ठीक हो गई, और साथ ही में जो एंटीबॉडी थी उसके कारण भी इसको प्रभाव पड़ा, उसके कारण ठीक हो गया। अब क्या हुआ, एक कोई दूसरा व्यक्ति है बी, जिसमें भी वायरस इन्फेक्ट कर दिया, हो सकता है इसकी एज ज़्यादा है, इसलिए संक्रमित व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली कम है, तो चांसेज है ये बीमारी से मर सकता है। हमने क्या किया, जो व्यक्ति ए था वो बीमारी से ठीक हो गया था, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, हमने क्या किया, उसको ट्रांसफ्यूजन कर दिया इसके ब्लड में, किसके, संक्रमित व्यक्ति में। ट्रांसफ्यूजन मींस चढ़ाना, ब्लड चढ़ा दिया एंटीबॉडी से प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जब किए, चढ़ाए हम, तो हो सकता है कि बी व्यक्ति इस बीमारी से ठीक हो सकता है। लेकिन अभी 100% जो ट्रायल है वो सफल नहीं हुए हैं, अभी ये ट्रायल फेज में है प्लाज्मा थेरेपी। तो ये क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी, इसमें सबसे जो मेन मुद्दा है वो है सेफ्टी, मीन्स इंफॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है, ट्रायल चल रहा है अभी। उसके बाद स्टडी जितनी भी हुई है इस पर और पब्लिकेशन जो आए हैं वो कम लोगों पर अभी इसका क्या हुआ है, जांच हुई है। एडवर्स इम्पैक्ट भी पॉसिबल है इसके, एलर्जी हो सकती है, फीवर हो सकता है, किसी में लंग जो इंजुरी है वो भी हो सकती है, मीन्स फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है, बुखार भी हो सकता है और एलर्जी भी हो सकती है। तो ये सभी राइटर ने लिखे हैं। राइटर ने क्या लिखा है कि जरूरत क्या है, हमारे पास ट्रेन प्रोफेशनल होने चाहिए, पर्सनल्स होने चाहिए, जिसमें जो कलेक्ट कर सके प्लाज्मा को, स्टोर कर सके सही जगह और टेस्टिंग कर सके कि एंटीबॉडी की मात्रा कितनी है, क्या चढ़ाने से लाभ होगा। साथ ही में इंडिया में इंप्रूवमेंट करने की क्या जरूरत है, सप्लाई चेन, मीन्स हम फास्टली जहां पर जरूरत हो, अगर महाराष्ट्र के कोई लोग डोनेट कर रहे हैं प्लाज्मा तो दिल्ली में अगर जरूरत हो तो हमारे पास सप्लाई चेन अच्छी होनी चाहिए, आपूर्ति श्रृंखला। उसके बाद लॉजिस्टिक हमारे पास अच्छे होने चाहिए, जो भेजने के जो साधन रहते हैं ट्रांसपोर्ट के वो। उसके बाद मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट मीन्स पता लगे कि हमको प्लाज्मा लेने के लिए कई तरह के सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ रही है हॉस्पिटल्स में, तो मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। थर्ड नंबर का टॉपिक हमारा पेटेंट पूल, आईपीआर, द हिंदू के पेज नंबर 6। यहां पर सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पेटेंट क्या होता है। पेटेंट किसी भी व्यक्ति की दिमाग उसकी बौद्धिक एक संपदा होती है, उसमें कोई इनोवेटिव आइडिया हो सकता है, कोई भी उसकी सोच हो सकती है, कोई स्टोरी हो सकती है जो दिमाग से स्टार्ट होती है और दिमाग के द्वारा प्रोड्यूस की गई हुई होती है। उसको वो अपने जब किसी पर्टिकुलर किसी अच्छे काम में यूटिलाइज कर सके, उसका वो इस टाइप से यूटिलाइज कर सके जिससे मानव का कल्याण हो, साथ में उसको भी लाभ हो। तो ये क्या है, पेटेंट। तो इसीलिए कंपनियां कई तरह के पेटेंट करवाती है, पहले रिसर्च करती है, उसके बाद अगर कोई इनोवेटिव उनको नया कोई खोज मिलती है तो उसको पेटेंट करवा लेती है। तो यहाँ पर राइटर ने जो आईपीआर लिखा है पेटेंट, वो लिखा है कोरोना वायरस कोविड-19 एपिडेमिक, इसके उपलक्ष्य में। इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा कि अगर टीके का निर्माण हो जाता है तो कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, कंट्री 4, तो ऐसे कई तरह कंट्री हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो कंट्री फर्स्ट को इसका लाभ मिल रहा है, कंट्री 2 को नहीं, कंट्री 3 को मिल रहा है, कंट्री 4 को, मीन्स पूरा विश्व इसका एक साथ लाभ नहीं उठा सकता वैक्सीन का। तो इसने रीजंस भी बताए हैं कि जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा किसके बीच में, खोजकर्ता जिसने उस पर्टिकुलर वैक्सीन की खोज की है, निर्माणकर्ता मीन्स मैन्युफैक्चरर, और सप्लाई चेन, इन तीनों में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक पूरे विश्व में जल्दी से फैल नहीं पाएगा, इसलिए इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। साथ में सपोर्ट चाहिए किसका, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मीन्स जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इन सभी का सपोर्ट चाहिए। इन्होंने कहा कि ट्रिप्स, आगे देखेंगे ट्रिप्स क्या है। ट्रिप्स के तहत कंपलसरी लाइसेंसिंग, ये भी इन्होंने लिखा है कि ट्रिप्स ने खुद ने अलाउ किया है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग दे सकते हैं ताकि टू एक्सेस टू मेडिसिन, लोगों तक दवा की पहुंच हो सके। अब देखते हैं ये अनिवार्य लाइसेंसिंग क्या है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। उदाहरण, कैंसर की दवा का मामला था इंडिया में 2012 में। इसमें क्या हो रहा था, जर्मनी की एक कंपनी थी बायर, इसके द्वारा एक मंथ की जो मेडिसिन थी कैंसर की वो 2.4 लाख की दे रही थी ये कंपनी इंडिया में। इंडिया ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग दे दिया। मीन्स अनिवार्य लाइसेंसिंग क्या होता है, जब कोई कंपनी जिसका पेटेंट एकाधिकार हो और वो दवा मार्केट में अपनी मनमानी से बहुत ज़्यादा महंगी बेच रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर पेटेंट एकाधिकार को किसी दूसरी कंपनी को दे सकती है और वो उत्पादन करवा सकती है। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की कंपनी नेटको फार्मा को दे दिया, उसने 8,000 पर मंथ में इस दवा को उपलब्ध कराया। तो ये क्या है, अनिवार्य लाइसेंसिंग, ये जरूर याद रखना।
इन्होंने कहा पेटेंट पूल बनाना चाहिए। पेटेंट पूल क्या होता है, पूरे देश में अगर कोविड-19 को लेकर अगर खोज चल रही है और जो लोगों ने, सभी ने, पूरे देशों ने अगर खोज की है तो उसको एक जगह लाकर एक पेटेंट बना दिया जाए। पेटेंट पूल मीन्स एक समुच्चय। इसको मैनेज करने के लिए कोई सेंट्रल एजेंसी हो सकती है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और यहां से जो लाइसेंस मिले वो फास्ट मिले ताकि इसका मैन्युफैक्चरिंग जल्दी कर सके। अगर ऐसा होगा तो मैन्युफैक्चर जो है, साथ में जैसे ऐसा जो पेटेंट पूल है वो अभी कहाँ काम आ रहा है, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टेलीकॉम एंड डिजिटल इनोवेशंस। किसी कंपनी ने डिजिटल इनोवेशन कर दिया तो दूसरी कंपनियों को बेच देते हैं। जैसे ये जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है और ऐसा जो मेथड है वो इजराइल में यूज किया जाता है। इजराइल बहुत सारा इनोवेशंस कर देता है, पेटेंट कर देता है, उसके बाद सेल कर देता है। तो ऐसा ही आप कर सकते हो। ग्लोबल पूल ऑफ कोविड-19 रिलेटेड इनोवेशंस में ऐसा किया जा सकता है। इसको मैनेज कौन कर सकता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यहां पर ऐसा करने से तुरंत लाइसेंस मिल जाएगा ताकि विनिर्माण बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर मेडिसिन की या वैक्सीन, टीके का या मेडिसिन का। इससे पूरे वर्ल्ड में जो दवा है वो जल्दी से पहुंच सकती है। साथ ही में यहां पर एक और इन्होंने आइडिया दिया कि पेटेंट जो है उसका जो ओनर है, जिसने उसकी खोज की है, उसको लाभ दो, साथ ही में कुछ पैसा बचाकर रखो एक फंड जनरेट करने के लिए, ताकि उसको अगेन ऐसी कोई बीमारी आई तो रिसर्च में लगा सके। अब साथ में इन्होंने एक और बोला कि ट्रिप्स जो है ये WTO का एक एग्रीमेंट है, ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित। उसमें दोहा डिक्लेरेशन, दोहा घोषणा में कहा गया था कि पुलिंग ऑफ पेटेंट रिसोर्सेज, जो भी पेटेंट रिसोर्सेज है अलग अलग देशों में हो रहा है, उनका एक जगह रिसोर्सेज बना सकते हैं ताकि पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा मिले और सभी लोगों तक मेडिसिन की पहुंच को आसान बनाया जा सके। ये कहना था राइटर का। अब 4th नंबर का टॉपिक हमारा जीआई टैग। यूपीएससी 2018 में इस पर क्वेश्चन आ चुका है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। किसी स्थान विशेष की वस्तु को दिया जाता है, मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर स्थान की ऐसी कोई वस्तु है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ऐसा विशेषता है जो पूरे इंडिया में और कहीं नहीं पाई जाती, तो उसकी उस पहचान को पूरे इंडिया में फेमस करने के लिए और उस पहचान को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या देती है, जीआई देती है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये वस्तु कृत्रिम हो सकती है, मीन्स मानव निर्मित, जैसे कोल्हापुरी चप्पल और बनारसी साड़ी। प्राकृतिक हो सकती है, प्राकृतिक और कृषि उत्पाद लगभग एक ही हैं, तो यहाँ पर असम की चाय, ये क्या है, प्राकृतिक। अल्फांसो मैंगो, ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और याद रखना, ये कभी भी किसी इंडिविजुअल पर्सन को जीआई टैग नहीं दिया जाता, ये सामुदायिक रूप से दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीआई टैग को प्रभावी करने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 मीन्स भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1919 ये लेकर आई ताकि जीआई टैग को एक वैधानिक दर्जा दिया जा सके। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट लेके आई, ये भारत ने WTO पर सिग्नेचर कर रखे हैं और ट्रिप्स जो समझौता था उसके ऊपर भी हस्ताक्षर कर रखे हैं इंडिया ने। इसीलिए ट्रिप्स को लागू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीआई, जो ट्रिप्स का एक पार्ट है, ट्रिप्स के अंदर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल डिजाइन हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, उसके बाद जीआई हो सकता है। ये सभी किसके पार्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, जो ट्रिप्स के समझौते के अंतर्गत आते हैं। अभी हाल ही में इसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मींस बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ट्रेड के, उनके लिए समझौता किया गया था। यहां पर ये क्यों न्यूज में आया, हाल ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसमें चेन्नई में एक जियोग्राफिकल रजिस्ट्रेशन की एक रजिस्ट्री है चेन्नई में, उसके द्वारा ये दिया जाता है। उसने 2 वस्तुओं को, एक मणिपुरी ब्लैक राइस जिसमें विशेष सुगंध होती है, याद रखना, एक गोरखपुर के टेराकोटा, मीन्स ये चित्र रहते हैं जानवरों के और भगवान के, जो मिट्टी से बनते हैं, क्ले मिट्टी। तो हम यहां देखते हैं क्ले, ये क्ले है, क्ले मिट्टी से क्या बनाया हुआ है, यहां पर क्ले मिट्टी से यहां पर बनाया हुआ है टेराकोटा। ये हॉर्सेज की, मीन्स जो घोड़े हैं उनकी तस्वीरें बनाई हुई है। अगेन जब हम देखते हैं नीचे राइस, ये है ब्लैक राइस, जो मणिपुरी ब्लैक राइस है उसको भी यहां पर दिया गया है दर्जा, किसका, जीआई टैग का। तो ब्लैक राइस एंड जो गोरखपुर का टेरिकोटा है, उन दोनों को क्या दिया गया है, जीआई टैग।
और जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछ लिया था। अब है 5th नंबर का टॉपिक, यूपीएससी 2010 में यहां से क्वेश्चन आया था एनबीएफसी। तो एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, मीन्स बैंकिंग जो कंपनी, जो बैंक है उनसे कहीं अलग रहती है। तो बैंक के अलावा इनमें क्या लक्षण है जिसके कारण बैंक से डिफरेंट है? एक तो याद रखना है कि कंपनी अधिनियम के द्वारा इनको पंजीकरण किया जाता है। तो एक कंपनी है, यहां पर डिमांड डिपॉजिट ये जमा नहीं कर सकती, मीन्स यहां पर सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट हम नहीं खुलवा सकते। मीन्स आज हमने अगर पैसा जमा करवाया इनमें तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि कल जाकर हमको पैसे की जरूरत पड़ी तो हम जा लेके आ जाएं, ऐसा नहीं है। यहां से एक बार डिपॉजिट हो गए तो टाइम डिपॉजिट होता है, टर्म डिपॉजिट होता है, आगे देखेंगे। चेक की इश्यू नहीं कर सकते, टर्म डिपॉजिट करते हैं, मीन्स ये मैक्सिमम 12 मंथ के लिए, मिनिमम 12 मंथ के लिए और मैक्सिमम 60 मंथ के लिए टर्म डिपॉजिट करेंगे, मीन्स फिक्स डिपॉजिट, मीन्स 12 महीने से पहले आप पैसे नहीं निकलवा सकते और मैक्सिमम 60 मंथ्स के लिए पैसा जमा करते हैं। जबकि बैंक क्या करती है? टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट दोनों करती है, मीन्स हम बैंक में जाकर एफडी भी करवा सकते हैं, साथ में हम डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। यहां पर जो अगेन जो डिफरेंस है वो है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, मीन्स एनबीएफसी को डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं मिलती। मीन्स अगर आपने पैसा जमा करवाया एनबीएफसी में और पैसा आपका डूब जाता है तो कोई गारंटी नहीं है। जबकि बैंक में आपका 5 लाख तक का पैसा नहीं डूबेगा क्योंकि गारंटी दी जाती है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की एक सब्सिडरी संस्था है, उसके द्वारा ये फैसिलिटी दी जाती है। पहले ये 1 लाख थी, इसको बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया है। यहां पर म्यूचुअल फंड, ये क्या होता है? म्यूचुअल फंड हमने कई दिनों से न्यूज में चल रहा है। म्यूचुअल फंड जब से फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो केस आया है, क्राइसिस आया है, उसने अपनी स्कीम्स बंद कर दी म्यूचुअल फंड की, तब से ये इंपॉर्टेंट हो गया है। यहां पर क्या होता है? कोई निवेशक है और ये म्यूचुअल फंड कंपनी है, अगेन कोई दूसरी कंपनी है जिसको निवेश की जरूरत है, तो हम पैसा इस म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को इस कंपनी में लगा सकता है, चाहे तो शेयर मार्केट में लगा सकता है या फिर बॉन्ड मार्केट में लगा सकता है। तो ये म्यूचुअल फंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी का ये 2012 का क्वेश्चन है। भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक, मीन्स जो आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें 8 मूल उद्योगों के सूचकांक का संयुक्त भार 37.90 है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में शामिल नहीं है? हमने उर्वरक देखा, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, वस्त्र जो है वो नहीं है, टेक्सटाइल वहां नहीं था। अगर हम देखते हैं अब यहाँ पर 5th नंबर का, तो यहाँ पर 5th नंबर इसमें भी है, यहाँ पर इसमें भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन मेथड के द्वारा बाहर। उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4, ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। अगेन क्वेश्चन देखते हैं हम यूपीएससी 2018 का यूपीएससी का प्री का क्वेश्चन है। इसमें क्या है? भारत में माल मीन्स गुड्स, भौगोलिक संकेतक मीन्स जीआई, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये किसके दायित्व को अनुपालन करने के लिए इंडिया द्वारा लाया गया था? तो अभी हमने जस्ट देखा ट्रिप्स, उसके तहत ये डब्ल्यूटीओ का एक समझौता है। तो सीधा आंसर यहां था क्या? डब्ल्यूटीओ। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहां पूछा गया था। तो इसी टाइप से हमको ये डेली करना है कि कौन सी न्यूज पहले आ चुकी है और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या एनबीएफसी से क्वेश्चन आया। तो ये सभी जब साथ के साथ हम करेंगे तो न्यूज पे हम इफेक्टिव जो हमारी पकड़ है वो हम बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।